हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर एक आता है आपका वेक्टर, है ना, सदिश। और आप सब क्लास 11th के फिजिक्स में आप पढ़े होंगे सदिश, है ना, अदिश, सदिश राशि और अदिश राशि। तो उसी चीज को आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। हालांकि सिमिलर है, थोड़ी सी अंतर है फिजिक्स के वेक्टर में और आपके ये मैथ्स के वेक्टर में। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका डिफरेंस आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो क्या है। तो हम पढ़ेंगे आपका सदिश, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आप जैसे आप सब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो आप देखे होंगे कि आप एक जगह, तो बैट्समैन जैसे दो बैट्समैन होते हैं ना, तो दोनों एक डिस्टेंस में होते हैं। ठीक है, दोनों एक डिस्टेंस में होते हैं। और उस मतलब उस पिच का जो एक लंबाई होता है, एक तो पिच का लंबाई हो गया, दूसरा क्या करता है कि एक जो है मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड बॉल को फेंकता है, उसको देख सकते हैं। तो और या ऐसे समझे कि कोई खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी का एक क्या है, उसका एक आपसे पूछे कि वो हाइट कितना है ना, तो एक जनरल अगर भाषा में बोले तो एक सामान्य आदमी का जो हाइट होता है वो 1.5 मीटर होता है। 1.5 1.6 मान के चलिए, ऐसे कोई इसका फिक्स ये नहीं कर सकते। तो हाँ ठीक है, इससे एक आदमी का लंबाई मान लीजिए इतना हो गया। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक साइड से दूसरे साइड आप बॉल को फेंक रहे हैं, मान लीजिए कि एक बैट्समैन यहाँ पे, एक बैट्समैन से यहाँ पे है, तो बॉलिंग मान लीजिए कि इस साइड से हो रही है। तो अब यहाँ से क्या करें, खिलाड़ी एक बॉल को क्या कर रहा है कि फेंकता है, यहाँ से यहाँ तक फेंक रहा है। तो जब यहाँ से बॉल जाता है तो क्या करता है, एक दूरी तय करता है। बॉल क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की कोई क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। कुछ भी लिख सकते हैं, ए, ए बी, ए, इसको बी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये दूरी हो गई। अब इसमें जब बॉल को फेंका जा रहा है तो जो बॉलर है, तो बॉलर क्या कर रहा है कि जब वो थ्रो कर रहा है तो अपने हाथ से क्या कर रहा है, एक बल लगा रहा है, क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। लेकिन फोर्स कहाँ लगा रहा है, एक फिक्स दिशा में लगा रहा है। वो दिशा पहले से तय है। ये तय है ना कि अगर बॉलिंग इस साइड से की जा रही है तो यहाँ पे ये फिक्स है कि यहाँ पे एक दूसरा बैट्समैन होगा जिसके पास थ्रो किया जा रहा है, मतलब जिसके पास फेंका जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि एक बल लगा, और बल लगाने से वो दूरी तय किया। बल लगाने से ये क्या किया, दूरी तय किया। तो यहाँ दो चीजें आ गई, एक तो हो गया दूरी, जिसको आप परिणाम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, परिमाण बोलते हैं। इसको बोल दीजिए कि यहां से यहां तक इसको हम बोल देंगे परिमाण, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अभी हम वेक्टर पे आ रहे हैं, थोड़ी इसको समझ लीजिए, फिर आपको वेक्टर ज्यादा कुछ समझ में आएगी। ये क्या हो गया, परिणाम। अब ये क्या हो रहा है कि बॉल इधर से इधर जा रहा है ना, ये इधर से इधर जा रहा है। तो यहाँ से क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन है, एक ये क्या हो गया, फिक्स डायरेक्शन हो गया, एक फिक्स दिशा हो गया, है ना, एक फिक्स दिशा हो गया। सॉरी, ये क्या हो रहा है कि एक फिक्स दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे हम दो बातें पढ़े क्या, एक तो परिमाण मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई या दूरी कह लीजिए मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या है कि एक फिक्स दिशा में जा रहा है। तो जब कुछ भी हम जब कोई कार्य कर रहे होते हैं जनरली, और उसमें क्या होता है कि उसको हमको परिमाण भी पता हो और उसका डायरेक्शन भी पता हो, तब हम वो कहेंगे कि ये सदिश है। तो अब ये बात आपको समझाने के लिए थोड़ी सी मैं बात को हटा दूं। अब ऐसे समझिए कि आप देखते होंगे आप सभी लोग कि जब पहले जो है कि तीर धनुष से युद्ध किया जाता था, तो जब
मतलब आप किसी को तीर मारना है तो आप क्या कर सकते थे कि एक बल लगाते थे, अपनी ओर खींचते थे, लेकिन तीर को रैंडम तो नहीं फेंक देते थे कहीं। तीर वो रैंडम नहीं ना कहीं जाता था, तीर आप किसी एक फिक्स पॉइंट पे निशान लगा करके मारते थे, है ना। आजकल तो बच्चे लेजर लाइट भी मारते हैं, आप सब भी तो नहीं मारते हो ना। नहीं मारते हो तो आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि एक फिक्स दिशा में वो करते हैं। और आजकल तो बच्चे दिल उल भी बनाते हैं तो उसमें भी एक डायरेक्शन दिखाते हैं, है ना। हालांकि ये डायरेक्शन वो सतीश ने बोलेंगे क्योंकि वो फिक्स। तो आप जब कोई चीज को कर रहे हैं, जब डायरेक्शन आपका फिक्स हो, दिशा बिल्कुल एकदम फिक्स हो, है ना, और वो फिक्स हो और वो कहाँ तक जा रहा है, तो कितना दूरी तय किया और किस दिशा में गया, तो ये दो बातें हो गई। तो जब दो बातें हो गई तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है ना सदिश, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये सदिश है। अब हम दो तीन बातों आएंगे, इस चैप्टर को आप शायद समझ पा रहे होंगे कि हम मान लीजिए कि इसको अभी इससे ज्यादा कुछ मत समझिएगा, मैं बस आपको ये रैंडम बात कर रहा हूँ, जब इस पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या है। अब ये क्या है कि ये मतलब कोई है जो एक दिशा में जा रहा है, इसकी दिशा क्या है, फाइनल है। और हो सकता है कि वो जो दिशा तय किया वो भी उसका भी लंबाई पता हो। मान लीजिए कि ये तय किया, ये मान लीजिए कि ए है, ए से शुरू किया और ये बी तक चला गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड, परिमाण बोलिए। परिमाण इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, है ना। और ये क्या है, डायरेक्टेड, मतलब एक दिशा में डायरेक्टेड है, डायरेक्शन ये बता रहा है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, सदिश है। ये क्या है, वेक्टर है, या आप सदिश बोल लीजिए, जो बोलना चाहे। तो अब ये बात को थोड़ी सी समझिए। अब आपसे थोड़ी सी और मैं बात करूं, आप क्लास 11th के में पढ़े हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि। अच्छा हाँ, बहुत लोग तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। अगर मैं किसी से पूछ दूं कि राशि क्या है, मैं आपसे एक एक शब्द का ही मतलब बताते चलूंगा, ताकि क्या है ना कि वो चीजें, वो कंसेप्ट आपके एकदम अंदर में घुस जाए। मैं यहाँ कोई रटाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आप रट करके नहीं कुछ कर सकते। आप उस चीज को समझिए और फिर अपने जीवन में तभी अप्लाई कर पाइएगा जब उसको पूरी तरह से समझिएगा, है ना। तो आपको जैसे कोई बोलता है, आप पढ़े होंगे सदिश राशि, सदिश राशि, आप इसको बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। हिंदी इंग्लिश दोनों ये चीज समझते चलिए, वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये जो राशि है, इसको आप क्या, ये राशि क्या है, सदिश छोड़ दीजिए, और सदिश तो आपने समझा कि क्या है, आप राशि समझिए क्या है। आप जब कोई इंग्लिश में आजकल हर लोग यूज मतलब बोलता है कि कोई जैसे आप कहीं किसी चीज के बारे में, तो आप कहते हैं कि क्वालिटी ठीक है लेकिन क्वांटिटी नहीं है, या ये कहते हैं कि क्वांटिटीज है क्वालिटी नहीं है। मतलब आप जैसे मान लीजिए कि कोई सामान खरीदने गए और आपको वो सामान सस्ता मिल गया, तो सामान जब आपको सस्ता मिल गया तो सामान, हम किसकी बात करें, वस्तु, कोई चीजों के बारे में बात करें, तो हम उसी को क्या बोल रहे हैं, राशि बोल रहे हैं। जैसे आप कह देते हैं, जैसे आप कह दिए कोई फोन खरीदे, है ना, तो आप ये कह देते हैं कि ये महंगा है ना, ये कॉस्टली है, ठीक है, लेकिन इसका क्वालिटी अच्छा है, ठीक है। आप मान लीजिए सस्ते में मिल रहा था, आप 3 फोन खरीद लिए, तो आप कह रहे हैं कि हम तो 3 खरीद लिए, लेकिन उसका जो है ना क्वांटिटीज तो है, क्वांटिटी मेरे पास संख्या तो है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप इससे समझिए कि क्वांटिटी से मतलब है कि किसी चीज को, जैसे आप बोलते हैं कि दूरी, तो दूरी एक माप रहे हैं ना, कहीं से कहीं दूरी मापना, तो ये माप जिस, ये दूरी हो गया। तो आप इसको क्या करें कि ये जो माप रहे हैं ना, मापना, इसको हम बोलेंगे ये मापने, एक राशि हो गया, मापने का एक राशि, मापना, जैसे दूरी हो गया, है ना। जैसे आप समय कह रहे हैं, तो समय भी क्या है, एक राशि है। दूरी, समय, चाल कहते हैं ना, दूरी, समय, चाल, विस्थापन, या आप बोलते हैं आयतन, कोई भी चीज आप जो नापने का इस तरह का जो
केवल ऐसा नहीं कि केवल नापने वाले को ही हम राशि बोल सकते हैं, राशि कुछ भी हो सकता है। राशि से मेरा मतलब है किसी ऐसे चीज से जो हमको किसी चीज के बारे, जैसे आप बोलते हैं टेम्परेचर, है ना, मतलब कि तापमान। तो तापमान आप तो देख नहीं रहे हैं, छू नहीं रहे, लेकिन उसको मापते हैं ना किसी चीज से, वो मापन हो गया है ना, माप जो माप रहे हैं ना, मापना हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, और इस तरह से वॉल्यूम हो गया, आप बोलते हैं वोल्टेज, है ना। तो ये सारी चीजें को हम क्या बोलते हैं, राशि। तो कोई भी राशि, अब राशि दो तरह की होती है, एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। तो पहले थोड़ी सी आप समझ लीजिए सदिश राशि, अदिश राशि, उसके बाद हम आएंगे सदिश राशि के ऊपर। पहले आप दोनों के बारे में समझ लीजिए कि वो है क्या, है ना। तो आप जब समझेंगे तो आप इसको डिटेल में आप कर पाएंगे। तो आप ये लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसे कुछ लग रही है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इरेज कर लीजिए। हम थोड़ी सी आपको समझा रहे हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। अभी तो सॉरी, चलिए, एक क्वांटिटीज लिखा हुआ है ना, क्वांटिटीज से मतलब संख्या से मतलब है कि मतलब किसी चीज को, जैसे आप बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं, लंबाई हो गया, दूरी हो गया, लंबाई हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, गति हो गया, समय हो गया, फिर ये क्या है, गति है, तापमान है, गति, तापमान, आप बोल सकते हैं, अब वोल्टेज जो बोलते हैं ना, वोल्टा, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में वोल्टा और हिंदी इंग्लिश में वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टा हो गया, आयतन हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, है ना, मनी हो गया, मनी हो गया, और आपको क्या पता था, स्पीड, क्षेत्रफल, गति लिखे क्या, हाँ, इसको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और आपको बताया था वोल्टा, घनत्व, प्रतिरोधक, घनत्व, प्रतिरोधक इत्यादि। और एक चीज आप समझ रहे हैं, राशि मतलब क्या है, अब आप खुद समझिए, याद मत रखिए कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। मतलब ये क्या बता रहे हैं, लंबाई, लंबाई नाप रहे हैं, है ना, लंबाई, ये क्या है, एक राशि है, दूरी, दूरी भी क्या है, राशि है, समय भी क्या है, राशि है, समय दो बार हो गया, सॉरी, गति, आप चल रहे हैं ना, वो गति कर रहे हैं, वो गति करना क्या हो गया, इसको राशि बोल सकते हैं। तापमान, टेम्परेचर, वोल्टा, जिसे वोल्टेज बोलते हैं ना, उस वोल्टा बोलते हैं। आयतन, आप किसी चीज का आयतन निकालते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आपने कितना कार्य किया, तो ये इस सब को क्या बोलते हैं हम, ये सब क्या है, राशि है। अब ये राशि क्या है कि ये दो प्रकार की होती है, एक होती है कि सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। तो आप इसको पहले समझिए कि अगर हम लंबाई की बात कर रहे हैं कि लंबा है, अगर मैंने एक लाइन खींच दिया तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये लंबाई है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक लंबाई है, लेकिन इसकी दिशा पता नहीं है कि वो किधर जा रहा है। ये लंबाई यहां से यहां तक लंबाई है, जैसे दूरी हो गया, तो इसी को दूरी मान लीजिए ना, लंबाई को दूरी एक ही चीज मान करके चलिए। तो इसका दिशा तय नहीं है, जैसे कोई चीज को नापना है, जैसे आप अपने स्कूल से अपने घर तक जाते हैं, तो आपसे दिशा नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कितना दूर है ना। तो उसको आप परिणाम भी बोल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो केवल हम दूरी की बात करें, दिशा की बात नहीं करें। जैसे समय आप देखते हैं, तो समय तो आप देख रहे हैं, समय देखना क्या उसमें कहीं डायरेक्शन की बात है, कोई बात नहीं है। आप हमसे पूछे कि कितना तापमान है, तो वहां पर कोई डायरेक्शन नहीं, किसी दिशा की बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, तो राशियां ये दो प्रकार की होती है, ये राशियां, ऐसे समझिए कि हम राशियों के बारे में बात कर रहे थे।
राशियां दो प्रकार की होती है, प्रकार की होती है। लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा फिर लिखिएगा। राशियां दो प्रकार की होती है, क्या क्या? एक होता है सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि। अदिश राशि इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, ये हो गया स्केलर क्वांटिटीज। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर क्लास 11 में पढ़े हैं तो इसको बस समझने के लिए आपको बता रहे हैं। ये सदिश राशि और अदिश राशि, तो ये जो चीज हम ये दिए हैं, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल किसका है? अदिश राशि का। अब यहाँ पे अदिश राशि का लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, इस चैप्टर में अदिश राशि को पढ़ना भी नहीं, आपको पढ़ना है सदिश को, लेकिन आपको समझने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अदिश राशि हो गया। अब हम बात करेंगे कि सदिश राशि की बात करें। अब हम आपसे कहें कि तुम 2 किलोमीटर जाओ और किसी पश्चिम बोले, जैसे मान लीजिए कि हम ये डायरेक्शन ले लिए, ये मान लीजिए साउथ हो गया, ये हो गया नॉर्थ हो गया, है ना, ये साउथ नॉर्थ, और ये मतलब ये साउथ मतलब समझ रहे हैं ना, दक्षिण, और ये मान लीजिए कि उत्तर हो गया, और ये मान लीजिए कि पश्चिम हो गया, और ये हो गया पूरब, ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट पश्चिम। तो हम आपसे ये कहें कि तुम 2 किलोमीटर चलो और पश्चिम की दिशा में जाओ। क्या बोल रहे हैं कि तुम 2 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में जाओ, या यूं कहें कि आप 3 किलोमीटर, है ना, ये कहें कि आप ऊपर की ओर जाओ, ये भी हो सकता है ना कि आप ऊपर की ओर जाओ, या आप जब आप दिशाएं बस 4 ही नहीं होती है, ये आप 2D में 2 दिशा पढ़ते हैं, हालांकि दिशाएं बहुत सारी होती हैं जो आपको, एक ये भी तो हो सकता है कि ऊपर जाओ नीचे जाओ, या हो सकता है कि आपको कह दे कि आप ऐसे न तो पूरब न दक्षिण, दोनों के बीच बीच जाओ, है ना। तो दिशाएं बहुत सारी हो सकती हैं, वो अनलिमिटेड हो सकती हैं। लेकिन आपको समझने के लिए जब हम क्या करें कि जब हम कहें कि 2 किलोमीटर पश्चिम जाओ, गोज टू 2 किमी, है ना, गोज टू 2 किमी फ्रॉम योर होम, 2 किमी फ्रॉम योर होम। आप अपने घर से 2 किलोमीटर जाओ, किधर? फ्रॉम योर, गोज टू 2 किमी, है ना, इन ईस्ट कर दो, इन ईस्ट, ईस्ट मतलब पश्चिम में, आप पश्चिम, ईस्ट मतलब पूरब हुआ ना, आप 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाओ। तो आप तो बात कर रहे हैं कि 2 किलोमीटर, तो आप क्या कर रहे हैं? परिमाण भी बता रहे हैं और पूरब की ओर यानी दिशा भी बता रहे हैं, यानी परिमाण और दिशा दोनों। तब इसको क्या बोलेंगे कि यह सदिश राशि है, क्योंकि आपने एक फिक्स कर दिया। मान लीजिए कि आपका घर यहाँ पे है और यहाँ से आप 2 किलोमीटर चले, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? 2 किमी, है ना। आप इधर क्या आ गए? ईस्ट में आ गए, मतलब पूरब में आ गए, है ना। तो ये परिमाण और दूसरा दिशा दोनों हो गया, ये परिमाण भी हो गया, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और ये दिशा भी हो गया। तो हम इसको बोलेंगे ये सदिश राशि। ये क्या है? सदिश राशि है। यदि आपको हम सिर्फ बोले कि 2 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, कहीं भी जाओ, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ईस्ट वेस्ट कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जब हम एक फिक्स जब कर रहे हैं ना कि उसी दिशा में तय कर रहे हैं ना, एक दिष्ट की बात कर रहे हैं कि उसी दिशा में जाना है, तो हम इसको बोलेंगे ये सदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि हमको लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। एक बार मैं थोड़ी सी और समझा दूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि ताकि आपके माइंड में ये चीजें छप जाए, आपको याद ना करना पड़े। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसको कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ आपको। मैं भी सदिश का भी एग्जांपल देने वाला हूँ, ऐसा नहीं समझिए कि बस यहीं तक मैं रुकने वाला हूँ। इसको ऐसे समझिए, फिर से आप समझिए।
हम कहेंगे 2 किलोमीटर जाओ, आप 2 किलोमीटर चले गए, कहीं से भी आप 2 किलोमीटर चल दिए, ये क्या हुआ, 2 किमी। तो आप केवल ये क्या हो गया कि 2 किलोमीटर चले गए, तो ये क्या हो गया, अदिश हो गया, ये क्या हो गया, अदिश हो गया 2 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है। अब हम आपका कह रहे हैं कि आप अपने घर से 2 किलोमीटर, है ना, पूरब की ओर जाओ या पश्चिम की ओर बोल दो या दक्षिण की ओर बोल दे, है ना, 2 किमी, आपको हम ये बोलते हैं साउथ। साउथ, तो ये हो गया अदिश, ये क्या हो गया, अदिश। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, और इसमें डायरेक्शन है, कहाँ है, इधर साउथ की ओर, ये हो गया साउथ की ओर। ये मान लीजिए ए से बी ले लीजिए, और ये भी ए से बी ले लीजिए, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए से बी की ओर चले, है ना। ये सदिश राशि को ऐसे लिखा जाता है, बट अभी समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये केवल अदिश राशि हुआ, और ये सदिश राशि हो गया। आप इसको क्लास 11th में पढ़े होंगे, आपको ये पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सके अच्छे से। अब आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ जो आप थोड़ी सी ध्यान दीजिए। इसको मिटा दे बच्चों। अगर आपको अगर समझने के लिए लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नोट्स, मैथ्स में नोट्स की जरूरत नहीं है। मैथ्स आपका कंसेप्ट आपको लिखना हो तो आप यहाँ लिखिएगा, है ना, कॉपी में लिखिएगा तो कोई मतलब नहीं है। जो हम बता रहे हैं उसको अगर अच्छे से समझ गए, अगर अच्छे से कर लिए, तो आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसको हम इरेज करते हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है सिर्फ सदिश के बारे में, हालांकि यहाँ पे राशि नहीं पढ़ना है। अंतर यही है कि आपको फिजिक्स में राशि पढ़ना है, और इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है कि सदिश के प्रकार, सदिश के गुण, है ना, और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, आप उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ और चीजें आपको थोड़ी सी मैं बता दूं तो वो माइंड पे रही नहीं। जैसे आप कहते हैं विस्थापन, क्या बोलते हैं, ये होती है सदिश राशि, सदिश राशि, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, विस्थापन, वेग, है ना, त्वरण बल, त्वरण बल हो गया, आपका भार संवेग, भार संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, ये सब क्या है, ये सदिश राशि है, ये सब क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन इसको क्यों बोलते हैं कि कोई वस्तु जो है, मतलब एक दिशा से चलता है और फिर वो किसी और दिशा, मतलब एक अंतिम दिशा तक जाता है, लेकिन ये फिक्स दिशा में जाता है ना। जैसे वेग होता है, जैसे आप चाल, चाल तथा वेग दोनों में अंतर होता है ना, चाल अलग चीज है, वेग अलग चीज है। त्वरण, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, एसिलरेट कर रहे हैं, उसको एसिलरेट कर रहे हैं, लेकिन किधर, एक फिक्स दिशा में। आप जब चल रहे हैं तो वो एक फिक्स दिशा में जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, बल लगाते हैं। तो बल, जैसे कोई वस्तु है तो आप उसको धक्का देते हैं, तो वस्तु क्या हो रहा है कि आप बल के साथ साथ, जैसे बल लगाए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई सामान ले लीजिए, जैसे ये है, तो आप इसमें बल तो लगा रहे हैं, लेकिन बल के साथ साथ क्या है, दिशा, एक फिक्स दिशा में जा रहा है। ये दिशा भी है, जब बल लगाए तो वो एक दिशा में आप कोई काम करते हैं। जैसे आप ऐसे तो बोल सकते हैं कि सर दूरी भी हो सकता है, दूरी भी तो कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन नहीं, समझने की बात है
कि आप रैंडम आप ऐसे कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बल जब बल लगाते हैं, कोई काम करते हैं तो जबरदस्ती, जब उसके लिए एक फिक्स दिशा होता है, जब आप काम करते हैं तो आप फिक्स दिशा में काम करते हैं, न कि रैंडम ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं। तो जब आप फिक्स इसके साथ बल के साथ साथ, क्योंकि बल कहाँ लग रहा है, एक दिशा में लग रहा है, कहीं ना कहीं आप बल एक दिशा में लगा रहे हैं। जैसे आप गाड़ी एक्सीलरेट करते हैं, तो एक्सीलरेट कर रहे हैं तो गाड़ी की आपकी जो चाल है, एक्सीलेटर जो आप दबाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक फिक्स दिशा में काम कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं एक फिक्स दिशा में, एक डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि ये सब क्या होता है, असदिश राशियां। अब हम बच्चों इसको छोड़ते हैं, ये बस आपके लिए थोड़ी समझने की थी कि अदिश राशि और सदिश राशि समझाने की मैं बात कर रहा था। अब मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ, अब मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है ना कि आप जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये केवल और केवल वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटीज नहीं, केवल वेक्टर बोलिए, क्वांटिटीज के बारे में। अब ये जैसे सदिश राशि, सदिश केवल सदिश के बारे में समझिए। अब यहाँ राशि के बारे में नहीं पढ़ना है। राशि, यही अंतर है फिजिक्स में और मैथ्स में। मैथ्स में आपको राशि नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में आपको राशियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पे इसका, आप जैसे एक चीज आप सुने होंगे, मैं आपको थोड़ी बता दूं, ये वेक्टर की जो ऑपरेशंस आप सुने, ऑपरेशन, ऑपरेशंस होता है ना, ऑपरेशन, इसको बोलते हैं संक्रियाएं। हिंदी में आप सुने होंगे संक्रियाएं, ऑपरेशन, ये हिंदी में बोलते हैं इसको संक्रियाएं। अब इसमें जो है आप वेक्टर के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशंस का मतलब, संक्रियाएं का मतलब क्या, आप किसी को जोड़ घटाव है ना, गुणा भाग, जैसे ये कहते हैं ना कि एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आप वेक्टर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में। थोड़ी सी मैं समझा दे रहा हूँ कि पढ़ना क्या है आपको। तो ये ऑपरेशंस मतलब, एक ऑपरेशंस को ऐसे समझिए, संक्रियाएं मतलब क्या है, ऑपरेशंस आप जनरली भाषा में बोलते हैं ना कि डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन कर दिया, तो ऑपरेशन किया तो कुछ ना कुछ तो उसमें किया ना, जोड़ा घटा, हालांकि वो अलग चीज, लेकिन आपको समझने के लिए, ताकि ये वर्ड आपको याद है ना, ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में आप क्या कर रहे हैं कि मतलब जोड़ घटाव गुना भाग। तो आप यहाँ वेक्टर के जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ेंगे, वेक्टर का वो आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, या आप ऐसे लिखिए गुण धर्म, वेक्टरों के क्या गुण हैं आप उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर्टी, ऐसे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, आप इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं थोड़ी सी अब आता हूं अपने लाइन पे कि अब क्या वेक्टर के बारे में क्या समझना है, उसको समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगी कि क्या है। अभी आपका जो, अब मैं जो बता रहा हूँ वो आपका टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है ना। अब आप इस टॉपिक को समझिए कि क्या है। जैसे आप एक दो बातें समझ लीजिए और थोड़ी सी। आप जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज के बारे में कि ये तो 3D में है, ये तो 2D में है, मतलब हम जो 3D बोलते थे, 3D इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय, और अप टू डायमेंशन मतलब कि अब क्या कहते हैं कि दो विमीय। तो ऐसे समझिए कि ये जो आप कोई लाइन लेते हैं, तो इसका, या कोई इस तरह से किया तो ये 2D हो गया, इसको हम बोलते हैं 2D में। मतलब 2D का मतलब जहां पे लंबाई और चौड़ाई हो, क्या हो, लेंथ एंड ब्रेथ हो, लेंथ एंड ब्रेथ हो। जैसे हम ये बता दिए, ये कोई आकार ले लिए, तो ये क्या हो रहा है कि ये इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई है ना, और ये यहाँ से ये इसका चौड़ाई हो गया। तो लंबाई और ये ब्रेथ, तो दो चीजें हुई है ना। यानी कि जब हम दो, इसमें दो ही दिशा है, कौन कौन दिशा है, एक दिशा इधर चला गया और एक दिशा इधर चला गया, है ना। अगर इसको ओरिजिन माने, अगर इसको मूल बिंदु माने, तो ये ऐसे इस कोने से
इस कोने तक। तो ये एक दिशा इधर जा रहा है, एक दिशा इधर जा रहा है, इसको क्या मानते हैं एक्स, इसको क्या मानते हैं वाई, इसको ओरिजिन मान लीजिए। अब एक और चीज होता है जिसको हम बोलते हैं त्रिविमीय। जैसे मान लीजिए आपको और अच्छे से हम समझाएंगे अभी। एक ये हो गया, तो इसमें कितनी दिशाएं हो गई, एक तो इसको y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, और ये हो गया। तो त्रिविमीय का मतलब ये हुआ कि जैसे किताब से आपको समझाएं, क्या ले लें, मैं कॉपी लेता हूँ फिर आपको मैं समझा पा रहा हूं। अब ये देखिए, मान लीजिए जैसे ये कॉपी है ना, तो अगर हम इस कॉपी के केवल इस पार्ट्स को देखें, केवल केवल इस पार्ट्स को देखें, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये तो लंबाई हो गया और ये इसका चौड़ाई हो गया। तो अगर यहाँ से आप माप रहे हैं, मान लीजिए कि ये ओरिजिन हो गया, तो ये कहाँ चला गया आपका, ये आपका लंबाई हो गया और ये आपका चौड़ाई हो गया। और अब एक और चीज देख रहे हैं ना, लंबाई चौड़ाई के अलावा इसमें क्या है, मोटाई भी है, जो आपको दिख नहीं रहा है। एक पार्ट्स ये भी तो है ना, इधर देखिए ये वाली पार्ट्स, ये वाली पार्ट्स है। अब अगर यहां से ले, अगर ये ओरिजिन माने, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, यानी इसको त्रिविमीय, ये इसकी त्रिविमीय इसको ले सकते हैं। जैसे यहां से समझिए, अगर इसको ओरिजिन लेंगे तो ये मोटाई तो एक हो ही गया, तो एक दिशा ऐसे चला गया, एक दिशा, इसकी तीन दिशाएं हो गई। देखिए एक दिशा इधर आ रही है, अंगूठा मेरा एक दिशा बता रहा है, और एक ये उंगली और एक ये हो गया, तीन दिशाएं हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिए कि आप ये त्रिविमीय के बारे में बात करें। त्रिविमीय मतलब पूरी किसी चीज को पूरी तरह से देखना। जैसे इसको अगर आप, ये हम कॉपी को लिए और केवल और केवल हमको इतने ही पार्ट्स दिख रहा है, केवल सामने का पीछे का नहीं, केवल इतने ही पार्ट्स, तो हम ये समझेंगे कि ये पूरा प्लेन है। ये क्या है, प्लेन है। और अगर इसको हम पूरी तरह से देख रहे हैं ना, अब कॉपी को ऐसे देख लीजिए तो आपको सारा कुछ दिख रहा है ना, इसके आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं त्रिविमीय, है ना, इसको त्रिविमीय या थ्री डायमेंशन स्पेस बोलते हैं, इसको टू डायमेंशन बोलते हैं। तो अभी आप इसको थोड़ी सी मैं समझाऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला था। तो अब जैसे मान लीजिए, अब आप आइए पूरी तरह से, अब ये मान लीजिए कि अब ये आप नोट्स कर सकते हैं, या अब आप नोट्स यहां से करना चालू करें, कोई दिक्कत नहीं, समझिए पहले फिर नोट्स कीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे कोई लाइन है, जनरल लाइन है, जनरल कोई लाइन है, इसको मान लीजिए कोई जनरल लाइन, ये जनरल कोई लाइन है, और इस लाइन को आप ऐसा कीजिए, तोड़ दीजिए, इस लाइन को ब्रेक कर दीजिए, इस लाइन को ब्रेक कर दीजिए दो तीन जगह से। तो इसको क्या कहेंगे, हिंदी में रेखा बोलते हैं ना, तो इसको जब आप तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रेखाखंड। इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूं मैं, रेखाखंड, और इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड लाइन सेगमेंट। तो अब इसको जब अलग अलग कर दीजिएगा, है ना, ये ब्रेक कर दीजिए इसको, लाइन सेगमेंट, बात को समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यही मेन चीज है, ये रेखाखंड, ये हमेशा याद रखिए। तो अब ये हम क्या कर दिए कि ये कोई लाइन है जिसको हम अलग अलग तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए इस लाइन को, और अगर इस लाइन को ब्रेक कर दिए और ये लाइन अगर मान लीजिए कि किसी दिशा में जा रही होती, मान लीजिए कि ये लाइन जो है यहां से स्टार्ट किया था और ये लाइन इधर जा रहा था, ये लाइन इधर जा रहा था, क्या है, ये लाइन इधर जा रही थी और इसको हम क्या कर दिए, तोड़ दिए, तो इसकी भी सब दिशा तो एक ही है, बात को समझ रहे हैं। तो ये जब जा रही है तो हम इसको क्या किया, तोड़ दिए, तो ये क्या दिखा रहा है, सॉरी, एक ये मान लीजिए इसकी दिशा यही होगी क्योंकि तोड़ने के बाद, लेकिन जहां टूटा, जैसे मान लीजिए कि इसको यहां से स्टार्ट हुआ था,
इसकी डायरेक्शन तो ये बता रही है, लेकिन जहां से टूटा ये यहाँ से टूटा तो इसका स्टार्टिंग बिंदु यहाँ, अब ये जहां से टूटा उसका स्टार्टिंग बिंदु यहाँ, सबकी एक स्टार्टिंग बिंदु हो गई। तो ये क्या हो रहा है, ये लाइन सेगमेंट है। ये क्या हो रहा है, लाइन सेगमेंट है। और ये दिष्ट है, हम दिष्ट मतलब क्या, डायरेक्टेड है, ये किसी दिशा में डायरेक्टेड है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना। इसको बोल सकते हैं कि दिष्ट रेखाखंड, दिष्ट रेखाखंड। तो जब कोई दिष्ट रेखाखंड हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये सदिश है। क्या है ये, सदिश है। अब भूल जाइएगा, सदिश राशि की मैं बात नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा, मैं सदिश राशि की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अब सदिश की केवल और केवल सदिश की मैं बात कर रहा हूँ, राशि नहीं, राशियां नहीं। जैसे अभी विस्थापन वेग और ये जो मैंने आपको बताया था ना एक्सेलरेशन, वो चीज नहीं है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ दिशा की मैं बात कर रहा हूँ। ये सदिश है, इसको आप वेक्टर बोल सकते हैं, इसको आप वेक्टर बोल सकते हैं। इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं और हिंदी में सदिश बोलते हैं। अब ये क्या है, लाइन सेगमेंट। इसको ये रेखाखंड लाइन सेगमेंट, इसको तोड़ दिए, आप इसको लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट। ये इसको तोड़ दिए और ये क्या हो गया, इसको ब्रेक कर दिए, है ना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है ना, ब्रेक कर दिए, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो ये लाइन सेगमेंट डायरेक्ट कैसा है, दिष्ट। इसको ऐसे लिख लीजिए, दिष्ट रेखाखंड, दिष्ट रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, दिष्ट रेखाखंड। अब ये जो दिष्ट रेखाखंड जो है, दिष्ट रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, सदिश। दिष्ट रेखाखंड को सदिश कहते हैं, सदिश कहते हैं। अब इतनी सी बात अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत बात समझ गए। फिर से समझिए, रेखाखंड है ना, रेखाखंड, दिष्ट रेखाखंड एक फिक्स, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को तोड़ दिए। कोई लाइन है और उसकी, जैसे मान लीजिए कोई लाइन खींचे और इसको काट दिए, ब्रेक कर दिए, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर इसका कोई दिशा नहीं है तो हम इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, केवल इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। दो बात समझिएगा, अगर मान लीजिए ये दिशा नहीं होती, ये डायरेक्शन नहीं होती और इसको तोड़ते तो क्या होता, इसका दिशा तो नहीं है, तो केवल आप लाइन सेगमेंट बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। लेकिन अब हम क्या बात करें, दिष्ट रेखाखंड, किसी एक दिशा में जा रही है। दिष्ट रेखाखंड मतलब कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसको दिष्ट रेखाखंड, थोड़ी सी यहाँ गलत हो रही है, इसमें ऐड कर लीजिएगा, डायरेक्टेड बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या दिष्ट रेखाखंड को सदिश कहते हैं, इसको याद रखिएगा। यही आपकी मूल परिभाषा है, अगर इसको आप समझ पाएंगे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं, क्या करना है इसको आप लिख लीजिएगा। अब बात कर रहे हैं, देखिए समझिए, अब हम बात करें, आप मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए, हाँ ऐसे कोई मान लीजिए मैंने ये खींच दिया, ठीक है। अब ये एक दिशा में जा रही है, ये क्या कर रही है, एक दिशा में जा रही है। अब कोई जरूरी नहीं कि किसी किसी भी दिशा में कुछ जा सकता है, आप ऐसे भी खींच सकते हैं, है ना। आप ऐसे भी ये हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है ना। आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं, है ना। ये चाहे तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, है ना, या जैसे चाहे रेखाखंड को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दिखा रहा है कि अब ये एक दिशा में जा रहा है, ये कहीं से एक जगह से स्टार्ट किया है और वो एक दिशा में जा रहा है, एक जगह से स्टार्ट किया और एक दिशा में गया। मतलब ये क्या किया कि इस लाइन को देखिए, ये यहां से स्टार्ट किया और एक दिशा में गया, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड बोल सकते हैं। ये एक जगह से स्टार्ट किया और एक फिक्स दिशा में गया, तब ये क्या है, ये सदिश हुआ।
मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, या फिर अब इसको सदिश भी बोलिए। अब ये क्या हो रहा है कि यहां से ये स्टार्ट किया और ये इधर की ओर आ रहा है, ये क्या जा रहा है, एक फिक्स दिशा में जा रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है ना, ये तीर का निशान ये दिशा में जा रहा है। ये क्या किया, एक यहां से स्टार्ट किया और ये यहां तक आया, ये क्या हुआ, ये भी सदिश हुआ, ये भी क्या हुआ, सदिश हुआ। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट किया और एक दिशा में गया, है ना। ये भी क्या है, एक जगह से स्टार्ट किया और एक दिशा में गया। ठीक है, अब शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि सदिश क्या है। तो ये सारे क्या है, सदिश है। सदिश क्यों है, जो सदिश है उसका एक ओरिजिन पॉइंट है, इनिशियल इसको बोलते हैं, जहां से स्टार्ट होता है ना, प्रारंभिक बिंदु। ये क्या है, इसका प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल लाइन। और जहां पे वो अंत होता है, जैसे ये हुआ, इसको बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं अंत बिंदु बोल सकते हैं, है ना, अंत बिंदु। और इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, या इसको बोलिए पॉइंट भी लिखिए, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो आप प्रारंभिक बिंदु, तो अब ये सदिश के लिए क्या चाहिए, याद रखिए, सदिश के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होगी और उससे एक फिक्स दिशा होगी और उसकी एक अंत बिंदु भी होगी, उसकी एक अंत बिंदु भी होगी। हम ये समझते हैं कि आपको शायद बातें समझ में आ गई होंगी कि सदिश क्या है। सदिश क्या है, एक लाइन का टुकड़ा है, एक लाइन का टुकड़ा है, उसकी एक दिशा है, उसकी प्रारंभिक बिंदु और एक दिशा। इतना भी याद रखिए कि एक प्रारंभिक बिंदु और एक दिशा है। बात को हम ये समझ रहे हैं कि आप शायद समझ चुके होंगे यहाँ तक। अब मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। अब जैसे इसको मैं मिटाता हूँ, इसको आप एग्जाम्पल के रूप में थोड़ी सी अभी रुक जाइए, लिखिएगा नहीं, मैं जब समझा लूँ इसके बाद आप लिखिएगा, क्योंकि इसको मिटाइए आप। जैसे अभी हम आपको बोले कि हम मान लीजिए कि ये एक ऐसे ले लिए और इसकी एक ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। तो अब यहां से मान लीजिए कि इस ये बिंदु मान लीजिए कि O है, इसको O मान लीजिए, इसको O मान लीजिए, और इसको मान लीजिए कि A मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कैसे, अब लिखना कैसे है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे O A, O A, या इसको मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है ना वो A मान लेते हैं। मान लीजिए कि यहां से यहां तक की लंबाई A है, यहां से यहां तक की लंबाई A है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप या तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाऊं कि अब देखिए, सॉरी थोड़ी सी आप समझिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंत बिंदु हो गया। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या फिर परिमाण बोल सकते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जो इसे ये दिखा रहा है, ये हमको ये बता रहा है कि ये जीरो से स्टार्ट हुआ और ए की ओर गया। ये क्या कर रहा है, दिशा बता रहा है कि जीरो मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहां से ए की ओर गया। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अब ऐसा नहीं लिख सकते,
ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ए ओ नहीं हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि आप ओ ए कर दीजिएगा और ये डायरेक्ट इधर साइन लगा दीजिएगा, अगर ऐसा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका अलग मतलब है, और ये दोनों का, इसका मतलब आप जिस भी वेक्टर को लिख रहे हैं आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, जीरो, अब जीरो बोल रहे हैं यार, ओ से ए की ओर, और इसका परिमाण जो होता है, इसको परिमाण को अगर नापना हो, जैसे दूरी को मापना हो तो दूरी को अब ये खाली डायरेक्शन बता रहा है, ये दूरी नहीं बता रहा है, अभी ये दूरी नहीं बता रहा है। अगर हाँ इसको जस्ट हम अगर ऐसे कर दें, ये मान लीजिए कि इसको मैंने ये कर दिया ओ ए, तब ये दूरी बता रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये बता रहा है कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो क्या है, ए है। और दूरी को लिखने का तरीका ये मोड लगाते हैं, इसका बहुत बड़ा वैल्यू है, जब हम इसके अगले क्लास में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या महत्ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, यही आपको मिलने वाला है। तो याद रखिएगा, ये क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है ना। मतलब हम ये समझे कि कोई मान लीजिए ऐसा कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिए, 35 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम इससे अभी इस दिशा में अगर हम ले और तो इस मोड़ लगा दिए, तो ये मतलब ये बता रहा है कि ये दूरी है, हालांकि यहाँ पे कुछ दिया हुआ, जब मोड़ लगा दिए तो उसकी दूरी को बता रहा है। या ए भी ये बता रहा है कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बता रहा है ना। ये क्या बता रहा है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि ओ से ए की ओर, ओ से, ओ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, एंड ए इज अ अंत बिंदु या टर्मिनल पॉइंट बोल सकते हैं, इनिशियल एंड टर्मिनल। आप ये वर्ड्स जरूर याद रखिएगा इंग्लिश वाला, ताकि आपको अच्छा से वो समझ में आए। तो अब इसके आगे चलिए बच्चों, फिर बताते हैं क्या है। हाँ, अब ये आपको ये पूछे, ये जो तीर का निशान है ये क्या बता रहा है, तो तीर का ये जो बता रहा है ना, ये जो लाइन साइन लगी है वो दिशा बता रही है, ये दिशा बता रही है। तो आप यहां तक नोट्स कर लीजिएगा, ये गलत है, साइड में आप लिख सकते हैं इसको ताकि आपको समझ में आए। ये आपको क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है, ये क्या बता रहा है, दूरी। दूरी के साथ साथ डायरेक्शन भी है, देख रहे हैं ना, दूरी के साथ साथ दिशा भी है, यानी कि ये दूरी और दिशा दोनों है ना। तो ये परिणाम, जब हम ये लिखना होता है परिमाण, परिमाण, अरे सॉरी यार, परिमाण, है ना। तो परिमाण लिखने के लिए यानी दूरी निकालने के लिए हम इसको ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे, देखो आप नोट्स बनाना हो ना तो आप समझ जाइए, क्योंकि ये नोट्स से मतलब नहीं, आपको समझने से मतलब है कि ये क्या चीज है ना। और आप अपने से समझ के अपनी भाषा में लिखिए, मैथ्स को तो कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर जरूरत है तो मैं लिखा भी दे रहा हूँ थोड़ी सी, आप इसको रखेंगे और मैं आपकी इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। या मैं केवल इसके बारे में लिखा रहा हूँ, सदिश के बारे में। एक रेखा खंड, एक रेखा खंड, है ना, एक रेखा खंड जिसकी प्रारंभिक प्रारंभिक तथा अंत बिंदु
के साथ 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 प्रारंभिक बिंदु के साथ साथ सुनिश्चित सुनिश्चित दिशा भी हो, सुनिश्चित दिशा भी हो, है ना, सदिश कहलाता है, सदिश कहलाता है। सदिश कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सदिश क्या है। अब हम इसके टाइप्स पे आते हैं। सदिश के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, फिर मैं आपको समझाऊं। लिख लिए, मैं मिटा दूं इसको, देखिए थोड़ी सी इधर आप लिखिए, तब तक मैं कुछ और कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपको समझ में आएगी, ताकि मैं लिख लूँ और आपको फिर समझ में आए। एक होता है शून्य सदिश, शून्य सदिश। फिर होता है मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। और फिर है आपका सआदिम सदिश, सआदिम सदिश। फिर आपका है संरेख सदिश, संरेख सदिश, समान सदिश, समान सदिश, ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश। अभी आप यहीं तक समझिए, शायद आप लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ। पहले आप समझिए, मैं कोई भी डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आता है ना। तो आपको डेफिनेशन बस समझ लीजिएगा, तो डेफिनेशन अपने आप हो जाएगी। जैसे बात करें हम जीरो शून्य सदिश, इसको बोलते हैं नल वेक्टर, नल वेक्टर, है ना, या फिर जीरो वेक्टर ये भी बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब इसके बारे में पहले समझिए इसका, और इसके नीचे फिर नोट्स कीजिएगा। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि हमको याद रहे कि आपको क्या क्या बताना है। तो अब ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या होता है। एक शब्द आपने सुना होगा, संपाती, संपाती, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब यह होता है कि जिसका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु एक ही हो। जैसे ये हो गया, ये कोई बिंदु लिए, इसका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु, आप इसको कहाँ देखेंगे, तो इसका प्रारंभ बिंदु भी और अंत बिंदु भी दोनों क्या है, एक ही है, संपाती। ये क्या है, संपाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंस, 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 सीओ है ना, सीओ, कोइंसिडेंस। ये अब इसको क्या लिख सकते, क्या है, अब तो अंत बिंदु प्रारंभ बिंदु दोनों एक ही है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम किससे दिखाते हैं, आप लिखिए कि
जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर हिंदी लिखे या इंग्लिश आप लोग देख लीजिए, अगर मैं लिखूं तो आप समझते जाइए, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मैं लिख देता हूं तो पता नहीं चलता कि मैं हिंदी में लिखा कि इंग्लिश में, तो आप थोड़ा समझते जाइए, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज बता रहा हूँ। जीरो वेक्टर या जीरो सदिश को, इससे हम क्या करते हैं, जीरो के ऊपर क्या लगाते हैं, ये हम एक इसको सदिश लगा देते हैं, इसको सदिश बोला जाता है। जीरो के ऊपर सदिश लगा दिए तो ये क्या बता रहा है कि ये जीरो वेक्टर है ना। जीरो सदिश को जीरो सदिश से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। आप ये बात समझ गए होंगे। कोइंसिडेंस, आप अगर इसको लिखना ही हो, हालांकि इसको कोई लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर बाई चांस लिखना ही पड़ जाए, है ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ए ए ए ए ऐसे, बी बी, क्यों, क्योंकि प्रारंभ भी ए से अंत भी ए पर, प्रारंभ भी बी से अंत भी बी पर। अगर कुछ नाम बाई चांस मान लीजिए रख दिए, तो अगर मान लीजिए ए नाम रख दिए तो ये लिखिएगा, अगर इसका मान लीजिए बी रख दिए तो बी लिख दीजिएगा, अगर मान लीजिए सी लिख दिए तो ये इसको ऐसे। क्यों, क्योंकि इसका कोई फिक्स दिशा ही नहीं है, ये इसका कोई फिक्स दिशा ही नहीं है ना। तो लिखने के लिए क्या करते हैं, जीरो वेक्टर, और बाद बाकी इसको कुछ है नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंस। अब इसको लिखना हो ऐसा बाई चांस अगर लिखना ही पड़ जाए, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरी बात, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, पहले इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए, अब हम इस पे आते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। आपको जो चीज नहीं समझ में आएगी आप थोड़ी सी देख लीजिएगा, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा इसको चाहता था दूसरे वीडियो में ऐड कर सकता था, लेकिन शायद अगर आपको समझ में आ रहा होगी तो अच्छी बात है। मात्रक का मतलब ये समझिए, मात्रक, पहले मात्रक सदिश छोड़िए, पहले मात्रक समझिए फिर सदिश समझ जाइएगा। सदिश तो आप जान ही रहे, मात्रक मतलब किसी भी चीज का एकवां भाग, किसी भी चीज का एकवां भाग, इकाई भाग, यूनिट भाग, बात समझ रहे हैं। जैसे आप क्लास, किसी क्लास में आप शायद 7 8 में पढ़ रहे थे, एकिक नियम, एकिक नियम, है ना, मतलब कि आप किसी की एकवां भाग, यूनिट भाग, उसकी एकवां भाग निकालते हैं, तब आप कहते हैं कि ये इसकी इकाई भाग है। क्या है, इसकी इकाई भाग है। तो जो इकाई भाग होता है ना, उसी को मात्रक बोला जाता है। जो इकाई भाग होता है, क्यों उसको मात्रक बोला जाता है, क्योंकि एक का पता चल जाता था, है ना, एक को माप लेते थे तो उससे सबको माप लेते थे, इसलिए क्या हो जाता है, मात्रक। अगर एक को आपने मापा तो उसके थ्रू आपने सबको माप दिया, इसीलिए कहते हैं मात्रक सदिश। मात्रक मतलब मापने से, लेकिन क्या, एकवें भाग के, अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे, मान लीजिए मैं सदिश लिया, मैं लिख कर दिखाऊं, अगर मैंने ये सदिश ले लिया ऐसे, और ये चीजें मान लीजिए इसकी इनिशियल पॉइंट हो गए, ये टर्मिनल पॉइंट हो गई, मान लीजिए इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ओ से बी। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब यहां से यहां तक की लंबाई मान लीजिए कि 10 हो, मान लेते हैं कि 10 हो, तो अब इसको क्या करेंगे कि इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी क्या हो रहा है कि ये सारी की सब की दिशाएं हैं, ये एक सदिश थी, और हम उसका एकवां भाग माप दिए। अगर एकवां भाग, अगर ये 10 टुकड़े में मान लीजिए माप दिए, तो अगर मान लीजिए कि ये वाली इसकी लंबाई ए होगी, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर ये, तो 10 ए लिख दीजिएगा। ये क्या होगा, एक को निकाल देंगे, क्या हो गया, मात्रक। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा सदिश जिसका
जो परिमाण हो वो क्या होना चाहिए, एक होनी चाहिए। जिसका परिमाण क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ऐसे सदिश को मात्रक सदिश कहते हैं। ऐसे सदिश को मात्रक सदिश कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। इसको लिखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट से मतलब इकाई होता है। मात्रक इसको इकाई सदिश भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इकाई सदिश। इकाई सदिश याद रहेगा आपको। मात्रक सदिश को आप बोल सकते हैं इकाई सदिश, है ना। यूनिट वेक्टर्स, आप यूनिट वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स को आप लिख सकते हैं, परिभाषा लिखने की तो जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि जिसका माप सिर्फ एक हो हम उसको यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स को हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक कैप बोलते हैं। एक कैप, इसको कैप बोला जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि ये किसी सदिश के एकवें भाग को बता रहा है, किसी सदिश के एकवें भाग को बता रहा है। अब ये क्या है, अब इसको क्या कर सकते हैं कि कोई वेक्टर ऐसा है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए ले लिए, कोई वेक्टर ए ले लिए, तो वेक्टर ए का जो माप है हम अगर ऐसे लगा दिए तो ये क्या बता रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम, थोड़ी सी इंक की प्रॉब्लम आ रही है कुछ, थोड़ी सी बच्चों आप सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसको थोड़ी मार्कर का प्रॉब्लम आ रही है। ये आपका एक कैप बोलते हैं ना, कोई वेक्टर है जिसको ये इसको लिखने से इसकी माप बता रहा है, क्या है कि ये इकाई भाग निकल रही है, ये एकवां भाग। ये जब आपको अभी मैंने बताया था ना, फिर मैं जब आपके आगे आऊंगा तो ये समझ में आएगी कि इसका क्या मतलब है। ये इसके साथ इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसको याद रखिएगा कि एक कैप जो है वो यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, इसको अब सह आदिम से मतलब आपको कैसे समझ में आ रहा है कि जिसका प्रारंभिक बिंदु दोनों का एक ही हो। सह मतलब क्या है, सह मतलब दोनों का एक ही चीज, दोनों का एक ही चीज, मतलब कि मेरा भी जहां कोई काम जिस स्थान से हम स्टार्ट करते हैं आप भी वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो दोनों का क्या हो गया, साझा हो गया। सह मतलब साझा करने से मतलब है, सह मतलब साझा, दोनों के बीच में साझा कर दिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक घर है, मेरा घर है और मेरा घर है तो मेरे माँ है, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, परिवार के और लोग हैं। तो ये घर क्या हो गया, सह हो गया। सह क्यों, कि वो साझा कर रहे हैं, सभी लोग साझा कर रहे हैं। लेकिन अब बात हम वेक्टर की कर रहे हैं ना, सह मतलब साझा, जिसमें सबका हो, जो लोग उसको, अब मान लीजिए कोई कोई प्रारंभिक बिंदु हो। अब मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, मैंने बोला जैसे मेरा घर है और वहां से सारे लोग, उसी घर से सारे लोग निकल रहे हैं, कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, लेकिन निकल तो सब एक ही जगह से हैं। तो घर मेरा एक पॉइंट हो गया और हम इस घर से सारे परिवार अलग अलग दिशा में कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई वेक्टर, मतलब कोई दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, कुछ भी हो सकते हैं, और उसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। अगर मान लीजिए इस बिंदु से एक वेक्टर इधर चला गया, 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 हो सकता है। तो इसको बोलते हैं सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश मतलब ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, मतलब ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, ये क्या कहलाता है, आदिम सदिश। शायद बच्चों आप यहां तक समझ रहे होंगे। अब हम इसको आगे चलते हैं। सह आदिम सदिश मतलब को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल पॉइंट इसको बोलते हैं, को इनिशियल पॉइंट। को मतलब सह होता है। हाँ एक चीज और आपको समझ में आ गया, मुझे और भी समझा दे कि जैसे कुछ
बच्चे जो होते हैं कुछ आप सुने होंगे, इसलिए मैं आपको याद ताकि याद हो जाए। जैसे आप कहीं कोई स्कूल है जहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं वहीं पे रहते हैं, जैसे हॉस्टल बोलते हैं ना, वहां पे रहते हैं। तो आप कहते हैं ना कि को रेसिडेंशियल स्कूल है, क्या बोलते हैं? को रेसिडेंशियल मतलब कि को रेसिडेंशियल मतलब कि मतलब रहने के साथ साथ पढ़ाई भी होता है। मतलब को मतलब उसको साथ में, मतलब एक ही साथ में, को मतलब एक ही साथ में, सह मतलब याद रखिए सह आदिम सदिश, या इसको बोल सकते हैं को इनिशियल, मतलब कि जिसका इनिशियल पॉइंट मतलब को इनिशियल है, जो निकल रहे ये सब है, तो क्या हो रहा है? को इनिशियल, क्योंकि वो प्रारंभिक बिंदु दोनों का क्या हो रहा है? एक ही है, सह को इनिशियल। इसको लिख लीजिए, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। आज शायद आप यहां तक समझ गए होंगे, मैं ऐसा आपसे उम्मीद रखता हूं। को अब मैं आता हूं संरेख सदिश, इसको बोलते हैं को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। ये शायद आप समझ गए, और मैं अब इसके आगे फिर आपको समझा रहा हूं। अब आप एक चीज और पढ़े होंगे, को संरेख सदिश, को लीनियर, इसको मिटा देते हैं बच्चों, समझ गए ना? इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर, संरेख सदिश। क्या बोलेंगे इसको? संरेख सदिश। कोलिनियर वेक्टर संरेख सदिश से मतलब है कि संरेख, संरेख से मतलब है कि समांतर, आप पढ़े ना समांतर, तो उसी प्रकार से समांतर। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वेक्टर है ना, कोई वेक्टर ऐसे मतलब एक ही दिशा में जब जाते हैं, ये सब क्या है? ये कोलिनियर है, ये समांतर है ना, ये क्या है? समांतर है। जब ऐसा सदिश जिसकी दिशाएं क्या हो? सेम हो, तो ऐसे सदिश को हम क्या बोलते हैं? संरेख सदिश। ये क्या है? संरेख सदिश है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी या सी डी ई एफ, ये क्या है? सब आपस में समांतर है, तो इसको क्या बोलेंगे? संरेख सदिश। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए फिर। हाँ, एक और चीज समझिए, इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए। मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, और आपको परिभाषा नहीं समझ, परिभाषा आपको लिखना नहीं है, आप फालतू का टाइम बर्बाद करेंगे। अगर आप समझ गए तो आप खुद भी लिख सकते हैं, है ना? तो इसको यहाँ लिखिए, मतलब कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ लिखते हैं तो कॉपी में जरूरत नहीं है, और कॉपी की जरूरत, क्योंकि आप यहाँ लिखेंगे तभी आप कहीं लिख पाएंगे। तो पहले यहीं पे लिखिए। अब आता है असमान सदिश, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। अब इससे समान से मतलब क्या समझ रहे हैं? समान से मतलब आप क्या समझते हैं? आप कहते हैं ना समान मतलब बराबर, तो आप दो लोग को बराबर कब कहते हैं? दो लोग बराबर, जैसे आप अगर क्लास में आप सब बच्चे हैं, तो आप किसी बच्चे को कह देते हैं कि वो बच्चा बहुत तेज है, वो बच्चा बहुत तेज है। किसी को बोलते हैं कि वो बच्चा बहुत कमजोर है। मान लीजिए एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक का लंबाई ज्यादा है, एक का लंबाई कम है, लेकिन नॉलेज में दोनों बराबर है। दो बच्चे लंबाई में बिल्कुल बराबर है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो उसकी मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो लंबाई में क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल डिफरेंट आ जा रहा है।
है ना। और यह तो डायरेक्शन की बात थी, हालांकि मैंने डायरेक्शन दोनों में मैं परिमाण की ही बात कर दिया, फिर भी देखिए वो फिर नहीं होगी, मतलब उसको समान नहीं बोल सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि अब ये जैसे मार्कर है, ये जैसे मार्कर है, और ये मार्कर इस दिशा में जा रहा है, इसकी दिशा ये है। कोई और मार्कर ले लिया और उस दोनों मार्कर की लंबाई क्या हो गई, सेम हो गई। थोड़ी सी ऐसे समझिए, ये मान लीजिए कि मैंने ये दो मार्कर ले ली, ये और भी मार्कर ले लीजिए, ये मान लीजिए कि तीन मार्कर ले लिए। अब तीनों मार्कर जो है, अगर ये एक ही दिशा में जा रहा है, सब क्या कर रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तीनों मार्कर क्या है, एक ही दिशा में जा रही है ये। अब ये एक ही दिशा में जा रही है और इसका जो लंबाई है, आप देखेंगे कि बिल्कुल बराबर है, इसकी लंबाई क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब परिमाण इसका और इसका परिमाण और इसका परिमाण, मतलब इसका जो माप है, परिमाण से माप समझिएगा, इसका जो लंबाई है वो समान है और ये एक ही दिशा में जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये समान सदिश है। क्या बोलेंगे, समान सदिश। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ले लिए और ये वेक्टर ऐसा कर दिए, ये कोई ऐसे ले लिए, इसका भी लंबाई यदि 5 है तो ए भी 5 होना चाहिए, ए भी 5 होना चाहिए। अगर ये ईस्ट जा रहा है तो ए भी ईस्ट जा रहा है, ए भी ईस्ट जा रहा है, मतलब समान सदिश बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जब उसका परिमाण और दिशा दोनों सेम हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम। थोड़ी सी समझने के लिए लिख दो, मैग्नीट्यूड एंड magnitude and direction are same, direction are same, मतलब परिमाण और दिशा समान हो। परिमाण और दिशा समान हो, परिमाण और दिशा समान हो, तो ऐसे सदिश को हम बोलते हैं समान सदिश। इसको लिखते कैसे हैं, मान लीजिए कि अगर ये ए है, ये मान लीजिए बी है, ये सी हो सकता है, तो लिखने का तरीका क्या हुआ कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, अगर सी ले रहे हैं तो वेक्टर सी भी ले सकते हैं। जितना भी वेक्टर ले और सबका अगर दिशा एक हो और इसका अगर परिमाण भी सेम हो, तो हम इसको बोलेंगे कि ये समान सदिश है। लेकिन एक चीज और देखिए, क्या मैं अगर ऐसा ले लूं एक सदिश जिसका भी मैंने मान लीजिए 5 लिया था, ए भी 5 है, तो क्या ये इसके समान सदिश है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा अलग है और इसकी दिशा अलग है। अभी मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा कर दिया, तो ये भी मान लीजिए 5 ले लिए, तो क्या ये और ये दोनों सेम है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका परिमाण तो सेम है बट इसका क्या है, जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, तो ये असमान सदिश हो जाएगा। यह दिया नहीं है, लेकिन आप एक चीज लिख लीजिए, ये लिख लीजिए बच्चों, मैं इरेज करता हूं, आप थोड़ी सी वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। जैसे ये क्या हो रहा है कि ए भी 5 है, ये इसको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर, ये लिख सकते हैं असमान, यहां जोड़ लीजिए असमान सदिश, इसको बोलेंगे असमान सदिश। क्यों असमान सदिश होगा, क्योंकि ये जो है इसका क्या है कि मैग्नीट्यूड, मतलब इसको लिखेंगे परिमाण, परिमाण बराबर है, बराबर है, लेकिन
लेकिन दिशा इसका मान लीजिए ए नाम रख दीजिए, इसका बी मान लीजिए नाम रख दीजिए, है ना। ए वेक्टर बी वेक्टर परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा अलग अलग है, अलग अलग है, दिशा अलग अलग है। इसके लिए समान सदिश नहीं है ना, समान, इसको असमान सदिश बोलते हैं, समान सदिश नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब वेक्टर ए मतलब सदिश ए नॉट इक्वल टू सदिश बी। इसको क्या बोलेंगे कि बराबर नहीं है, इंग्लिश से बोलते हैं नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ए इज नॉट इक्वल टू बी मतलब ए बी के बराबर नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो क्या लिखते, वेक्टर इक्वल वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, ये होता। ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, या हिंदी में लिख दे समान लिख लीजिए, और इसको लीजिए असमान। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज बच गया, ऋणात्मक सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। लिख लीजिए पहले, लिखिए आगे चलिए। अब ये आपको लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद मैं बताऊंगा। बच्चों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आपको अगर अच्छे से जानना हो किसी चीज को, पूरी कंसेप्चुअल चीजें जाननी हो, तो आपको थोड़ी उसमें टाइम देनी पड़ेगी, टाइम तो लगानी पड़ेगी, है ना। कुछ चीज़ों को जानने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए अच्छा खासा टाइम भी मांगता है। तो मैं चाहता तो इसको ब्रेक करके भी ये कर सकता था, लेकिन मैंने चाहा कि नहीं आप समझ लीजिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल मैं थोड़ी सी आपको बताने वाला हूँ ये कि कल, आज मैं 2D के बारे में कुछ समझाया, कल मैं 3D के बारे में बताऊंगा, और उसी के आधार पे आपके सारे कुछ आएंगे। अब मैं ऋणात्मक सदिश के बारे में बताने वाला हूँ। ऋणात्मक सदिश अभी जस्ट मैंने कुछ चीजें लिखी थी, उसके बारे में फिर आपको बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपका मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर तक आपका क्लास में कंप्लीट कर दूंगा एनी हाउ, अगर आप कंटिन्यू बने रहें तो, है ना। तो आप इस मेरे क्लास को सपोर्ट कीजिए और पढ़िए ढंग से। और आपका मैं हो सकता है कि अभी मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ पर डे, कुछ दिन बाद मैं दो दो वीडियो डालूंगा। वो आपको दो दो वीडियो छोटी छोटी, इतनी लंबी वीडियो ये है, कुछ छोटी होगी कुछ लंबी होगी, हाँ, लेकिन अब डिपेंड करेगी कि कैसा क्लास है। एक एक मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराना वाला हूँ। अगर आप जेईई का भी तैयारी करते हो, अगर आप आईआईटी वगैरह का एग्जाम देना हो, तो मैं उसके लिए एक क्लास अलग से ले रहा हूँ, आपको मैं उसको इन्फॉर्म करूंगा। अभी इसको देखिए, अब मैं एक टॉपिक ये बच गई आपकी ऋणात्मक सदिश, है ना। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर का मतलब ये होता है कि, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, एक वेक्टर मैंने ए ले लिया, ये हो गया ए बी, एक वेक्टर ए बी ले लिया, और एक वेक्टर मान लीजिए मैंने ये ले लिया और इसको लिख दिया बी, बी ए। दोनों को समझिएगा अच्छे से। एक वेक्टर इसका इनिशियल पॉइंट ये हुआ, इस ए भी मान लीजिए कि वेक्टर ए है, और ए भी मतलब दोनों का जो परिमाण है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, ए भी ए है, ए भी ए है। बात को समझिएगा। परिमाण में अभी एक मैं बताया था असमान वेक्टर, उसमें और इसमें क्या फर्क है उसको देखिए। ए बी ये
एक तो ये वेक्टर हो गया। अब इसी के सापेक्ष दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया बी ए, तो अब ये तो हो गया ए बी, वेक्टर ए बी, एक वेक्टर हो गया बी ए। तो हम ये बोलेंगे कि बी ए है ना, बी ए वेक्टर ए बी का ऋणात्मक वेक्टर है। कैसे पढ़ेंगे? वेक्टर बी ए वेक्टर ए बी का है ना ऋणात्मक है। इसको समझिए अच्छे से, मतलब परिमाण में लंबाई में सेम हो लेकिन दिशा क्या है, अलग है। और ये देखिए, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ये बी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दिशा बता रहा है कि बी से ए की ओर, ये क्या बता रहा है, ए से बी की ओर। दोनों का क्या है, मतलब परिमाण जो है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे बी ए इक्वल टू बी ए इक्वल, मतलब वेक्टर बी ए इक्वल टू माइनस ए बी। समझ लीजिए अच्छे से। बच्चों आज का क्लास यहीं पे एंड होता है और अब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।